1206 से लेकर 1526 तक, मतलब पूरे 320 साल। इतने लंबे अरसे तक दिल्ली सल्तनत ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया और इस दौरान एक के बाद एक 5 राजवंश आए। आज हम इसी विशाल साम्राज्य की कहानी के आखिरी पन्ने पलटने वाले हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम इस कहानी की शुरुआत इसके अंत से करेंगे। साल था 1526 और जगह थी पानीपत की पहली लड़ाई। बस यहीं इसी मैदान पर 300 साल से चले आ रहे एक ताकतवर साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब खत्म कैसे हुआ? इतनी मजबूत सल्तनत आखिर बिखर कैसे गई? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सल्तनत के आखिरी 3 राजवंशों में से पहले यानी तुगलक वंश से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा दौर था जहां ख्वाहिशें आसमान छू रही थीं, पर जमीन पर उतनी ही बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। इस वंश की नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। उन्होंने एक मजबूत शुरुआत की। दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर भी बसाया। लेकिन उनके बाद जो आए, उनकी कहानी तो बिल्कुल ही अलग थी। और अब बात करते हैं इस दौर के सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे विवादास्पद शासक मोहम्मद बिन तुगलक की, और साथ ही उनके उन मशहूर प्रयोगों की जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक कोई मामूली शासक नहीं थे। वो एक असाधारण विद्वान थे। फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, उन्हें कई चीज़ों का गहरा ज्ञान था। पर दिक्कत ये थी कि उनकी सोच शायद अपने समय से बहुत बहुत आगे थी और उनके जो बड़े बड़े प्लान्स थे वो अक्सर विनाशकारी साबित हुए। उनके राज को 4 बड़े प्रयोगों के लिए जाना जाता है। देखिए, इरादा तो नेक था, खजाना भरना, साम्राज्य को मजबूत करना। इसीलिए उन्होंने गंगा यमुना के बीच की उपजाऊ जमीन पर टैक्स बढ़ा दिया, टोकन करेंसी चलाई और यहां तक कि राजधानी बदलने जैसा बड़ा फैसला भी ले लिया। लेकिन इरादे जितने अच्छे थे, नतीजे उतने ही भयानक निकले। जैसे उनका एक आइडिया था सांकेतिक मुद्रा का। कीमती चांदी बचाने के लिए कांसे के सिक्कों को चांदी के सिक्कों के बराबर की वैल्यू दे दी गई। सुनने में तो ये कमाल का इकोनॉमिक रिफॉर्म लगता है ना? पर हुआ ये कि लोगों ने अपने घरों में ही सिक्के ढालने शुरू कर दिए। हर तरफ नकली सिक्के। नतीजा ये हुआ कि पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई और शाही खजाना खाली हो गया। फिर था राजधानी बदलने का फैसला। दिल्ली की पूरी आबादी को हुक्म मिला कि चलो दक्षिण में देवगिरी। मकसद था एक सेंट्रल कैपिटल बनाना, लेकिन देवगिरी में ना तो इतना पानी था, ना ही इतनी बड़ी आबादी को संभालने की तैयारी। नतीजा 2 साल की भयानक मुश्किलों के बाद सबको वापस दिल्ली लौटना पड़ा। सोचिए जरा, इन नाकाम प्रयोगों ने अंदर से ही सल्तनत को बहुत कमजोर कर दिया था और बस इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर हमला कर दिया। इस एक हमले ने तुगलक वंश की कमर ही तोड़ दी और दिल्ली को एक खंडर में बदल दिया। तुगलकों के जाने के बाद दिल्ली की गद्दी पर एक तरह का पावर वैक्यूम, एक शक्ति का शून्य पैदा हो गया और इस खाली जगह को कुछ वक्त के लिए भरने आए सैयद। देखिए, सैयद वंश का शासनकाल कोई बहुत लंबा या प्रभावशाली नहीं था। उन्होंने बस तुगलकों के जाने के बाद जो अफरा तफरी का माहौल था उसमें एक कमजोर दिल्ली पर राज किया। असल में कहें तो वो बस एक तरह से जगह को थामे हुए थे जब तक कि कोई नई ताकत उभरकर सामने नहीं आ जाती। और फिर आया दिल्ली सल्तनत का आखिरी अध्याय, लोधी वंश। ये भारत में पहले अफगान शासक थे और इन्होंने सल्तनत की खोई हुई शान लौटाने की एक आखिरी भरपूर कोशिश की। लोधी वंश की पूरी कहानी इन 3 शासकों के इर्द गिर्द घूमती है। पहले बहलोल लोधी, जिन्होंने इसकी नींव रखी, फिर सिकंदर लोधी, जिनके दौर में ये अपने चरम पर पहुंचा, और आखिर में इब्राहिम लोधी, जिनके साथ इसका दुखद अंत हो गया। सिकंदर लोधी को इस वंश का सबसे काबिल शासक माना जाता है। उन्होंने 1504 में आगरा शहर की नींव रखी, वही आगरा जो बाद में मुगलों की भी राजधानी बना। यही नहीं, उन्होंने एक बहुत ही कुशल जासूसी सिस्टम बनाया, जमीन नापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना शुरू किया और व्यापार और खेती को भी खूब बढ़ावा दिया। तो एक तरफ थे काबिल सिकंदर लोधी और दूसरी तरफ उनके उत्तराधिकारी और सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी, जो उतने सफल नहीं हो पाए। उनके अड़ियल और शक्की मिजाज ने उन्हीं अफगान सरदारों को नाराज कर दिया जो उनकी ताकत का असली आधार थे। तो वो निर्णायक मोड़ क्या था? वो था इब्राहिम लोधी का कठोर शासन और अपने ही सरदारों के साथ अपमान भरा व्यवहार। इसी से बगावत के बीच पड़े और इसी नाराजगी में लाहौर के गवर्नर दौलत खान लोधी ने
एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। उन्होंने काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता भेज दिया। तो 1526 में सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन क्या 320 साल के शासन की विरासत भी मिट गई? चलिए जरा देखते हैं कि उन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ा। लड़ाइयों और सुल्तानों की कहानियों से हटकर सल्तनत की एक बहुत बड़ी देन थी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उन्होंने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ढांचा बनाया था, जहां हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट थे। जैसे फाइनेंस के लिए दीवाने विजारत, सेना के लिए दीवाने आरिस। और ये सिस्टम इतना अच्छा था कि बाद में मुगलों ने भी इसी को अपनी नींव बनाया। और हाँ, बेशक उनकी सबसे मजबूत विरासत है उनकी वास्तुकला। ये पत्थरों पर लिखी एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे सामने जिंदा है। उन्होंने इंडो इस्लामिक स्टाइल को जन्म दिया, जिसमें मेहराब, गुंबद और दोहरे गुंबद जैसी चीजें थीं। कुतुब मीनार से लेकर तुगलकाबाद का किला, ये सब उसी दौर की देन है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। सल्तनत का पतन तो हो गया, लेकिन क्या उसका असर कभी सच में खत्म हुआ? उनकी प्रशासनिक और सांस्कृतिक विरासत ने तो आने वाले साम्राज्यों, खासकर मुगलों की नींव रखी। तो क्या ये एक अंत था या फिर एक नई शुरुआत की प्रस्तावना?